गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आप अभी तक बिहार पॉलिटिकल मैप के बारे में समझ रहे थे, जिसके तहत आपने बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, ठीक, और बिहार के पॉलिटिकल यानी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस को 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, आपने समझा। और उसी के क्रम में आज का जो ये तीसरा और लास्ट लेक्चर है, जो कि बिहार पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है, वो है बिहार का पंचायती राज सिस्टम, ठीक। यानी इस लेक्चर में आपको पढ़ना है बिहार के पंचायती राज सिस्टम के बारे में जानना है, और साथ ही साथ प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं कि जो कि बिहार प्रशासन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, उस क्रम में आज हम देखेंगे कि बिहार पंचायती राज सिस्टम है और साथ ही साथ प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं जो एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में यानी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो उस क्रम में एक एक करके हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस पार्ट का आपका तीनों स्तरों पे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, इन तीनों जगहों पे इसका यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। क्यों? क्योंकि पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे बिहार में कुछ एक अलग तरीके का दिखेगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के बारे में अगर हम समझें तो याद रखिएगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसी समय से ही क्या हुआ कि ये पंचायती राज अधिनियम आ चुका था, ठीक। पंचायती राज अधिनियम आया और 1949 से ग्राम पंचायत विधिवत काम करना शुरू कर दिया था। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा होती है, यानी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ग्राम सभा होती है। यानी ग्राम सभा के अंतर्गत जो है मतदाता किसको बोलते हैं कि या ग्राम सभा के मेंबर किसको बोलते हैं कि जो जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो और जिनका नाम मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। यानी ग्राम सभा के लिए याद रखिएगा कि जो जनसंख्या होनी चाहिए 250 मेंबर्स के ऊपर का अगर एक समूह है तो वहां पे एक ग्राम सभा का प्रावधान है, ठीक। लेकिन ग्राम पंचायत के केस में यही चीजें बदल जाती हैं और ग्राम पंचायत में लगभग 7000 मेंबर होंगे, तब क्या होगा, एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक। तो उस क्रम में आप ध्यान से पहले समझने का प्रयास करें कि 1947 में पंचायती राज अधिनियम लाया गया जो है, उसके साथ साथ 1949 से ग्राम पंचायत विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो पंचायती राज सिस्टम है या पंचायत का उल्लेख है, भारतीय संविधान में उल्लिखित किया गया है, ठीक है। बस इसका कानूनी जो रूप था यानी विधिवत रूप जो देखने को मिलेगा वो अमेंडमेंट प्रोसेस के तहत मिलेगा, जो कि आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 1959 से आप देखोगे कि संशोधन हुआ। एक क्या संशोधन हुआ? जो पहले से पंचायती राज सिस्टम चल रहा था बिहार में, उसमें संशोधन हुआ और नेशनल लेवल पे एक कमेटी, जो सबसे पहली कमेटी है इसके संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए, वो है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, जिसने 1957 में काम करना शुरू किया और आगे जाकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके आधार पे पूरे देश की पंचायती राज सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? इस समिति के अनुसार जो है पूरे जो सिस्टम है पंचायत की, उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था क्षेत्र पंचायत और तीसरा था जिला परिषद, ठीक। या सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा कि केवल इसमें प्रखंड स्तर की अगर हम बात करें तो प्रखंड स्तर किस तरीके का काम करता है? केवल जो है समन्वय एवं पर्यवेक्षी संस्था है, यानी ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करेगा और पर्यवेक्षण करेगा, निगरानी करेगा। कैसे कोऑर्डिनेशन का काम करेगा? ग्राम स्तर से जो चीजें होंगी और जिला स्तर तक की जो चीजें होंगी उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है और शासन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरी चीज क्या है? 1961 में देखोगे कि बिहार सरकार ने क्या किया कि बिहार पंचायत समिति प्लस जिला परिषद अधिनियम पारित किया। ये पारित कहाँ हुआ? ये विधायिका में पारित हुआ, ठीक। यानी बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित हुआ। याद रखिएगा, जो डेट्स हम बता रहे हैं इस डेट्स को बखूबी याद कर लीजिएगा। क्रोनोलॉजी के क्रम में या ईयर वाइज के क्रम में आपको सजाने को दिया जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति डे बाय डे क्या हो रहा है, एग्जाम की चेंज हो रही है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिए कि ये जो 1961 में बिहार पंचायती समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित हुआ था,
उसका जो प्रभावी अगर डेट देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुआ, यानी तब से काम करना शुरू कर दिया, फंक्शन में आ गया। इसके साथ आप देखो तो नेक्स्ट पार्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम, यानी मेन कहानी यहीं से शुरू होती है पंचायती राज अधिनियम के बारे में, कि जिसको हम एक तरीके से सही रूप से मान सकते हैं क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ है, एक जो है बदलाव के थ्रू आया हुआ है। आप कैसे देखोगे, 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया, 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पहले से पंचायती राज सिस्टम चल रहा था उसमें कुछ व्यापक बदलाव किए गए, और व्यापक बदलाव किस आधार पर किए गए, अलग अलग कमेटीज के रिकमेंडेशन के द्वारा। जैसे क्रोनोलॉजी के क्रम में देखोगे तो पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक राय मेहता आया, फिर उसके बाद से जो है LM सिंघवी की कमेटी, आप थुंगन कमेटी, ऐसे ऐसे कई कमेटीज आप देखोगे जिन्होंने अपना समय समय पर रिकमेंडेशन दिया, और उसी के आधार पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, इन सब कमेटीज को ध्यान में रख करके कुछ रिकमेंडेशन दिए गए, जो कि सर्वसम्मति से पूरे भारत में ये व्यवस्था लागू की जा सके, जो है वहां के लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे कि बिहार पंचायती राज 24 अप्रैल 1993, एक चीज याद रखिएगा, इसके तहत भी इन्होंने क्या किया, लगभग बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसी को फॉलो किया, त्रिस्तरीय पंचायत के बाद की गई। इसके तहत क्या था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या कहीं क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, और तीसरा क्या था, जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा बिहार के केस में क्या काम करना शुरू किया, 2001 से काम करना स्टार्ट किया। पारित तो हो गया था 1993 में नेशनल लेवल पे, लेकिन काम करना 2001 से शुरू किया। 2006 से ये प्रभावी हुआ। तो ये सब डेट से याद रखिएगा एक इक्का दुक्का करके, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आप करोगे टेस्ट पेपर वगैरह में तो उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे आप फंस सकते हो। याद रखिए कि आर्टिकल 243A, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कुछ आरक्षण की बात की गई है। किसके आरक्षण की, SC ST महिला। याद रखिए SC और ST की जो आरक्षण की बात की गई है उनके पॉपुलेशन के आधार पर की गई, यानी जितना उनका पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा उस पर्टिकुलर ग्राम सभा में, ठीक, या आप कहो कि पंचायत समिति में या जिला परिषद में, उसी आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई कि उनको 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया पंचायतों में। अब पंचायतों के तीनों चरणों में आप देख सकते हो इस चीज को। याद रखिएगा बिहार एक ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत समिति क्या है। तो याद रखिए ग्राम पंचायत के बारे में मैंने दो बातें बता दी कि ग्राम सभा के जहां बात आएगी तो 250 लोगों से ज्यादा का जो जनसंख्या का ग्रुप होगा, समूह होगा, वहां पे ग्राम सभा का प्रोविजन है, और जब 7000 जनसंख्या का होगा तो वहां पे ग्राम पंचायत का प्रोविजन है। अब याद रखिए ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत प्रशासनिक कार्य संचालन का एक अभिकरण है, यानी यहीं से पूरा ग्राम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी उस एरिया में, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, या जो भी आप देखते हो अपने आसपास पंचायत में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो किसके माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से होंगी। याद रखिए इसका कार्यकारिणी एक प्रधान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। जैसे गांव में सुना होगा, कहते हैं लोग मुखिया जी, ठीक, तो वही मुखिया। और याद रखिए कि उस मुखिया के साथ 8 मेंबर भी होंगे, ठीक, जो कि इस प्रशासनिक कार्य संचालन में मदद करेंगे। और दूसरा खास बात कि ग्राम पंचायत का जो टेन्योर होता है, यानी उसका जो समयावधि होती है वो 5 साल का होता है। 5 साल कब से माना जाता है, जिस दिन से इसकी पहली मीटिंग होती है, चुनाव का नहीं, पहली मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, ठीक, और तब से 5 साल तक का माना जा सकता है। याद रखिए कि बिहार के अंतर्गत एक खास प्रोविजन किया गया है, यह 6 विभागों में बांटा गया है पूरे ग्राम पंचायत को। कौन कौन से विभाग हैं, इसके आधार पर आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसको एक बार आप देख लीजिए। पहला है ग्राम सभा, वही ग्राम सभा जिसकी बात मैंने यहाँ पे की है। दूसरा कार्यकारिणी समिति, जो इन सभी कार्यों का निष्पादन करेगी, विकास से रिलेटेड या अन्य जो भी कार्य हैं। इसके साथ ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम कचहरी, ये सभी चीजें जो है इसके तहत आएंगी। इसमें ये वाला जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है एसोसिएटेड पार्ट है जो एक दूसरे को मदद करते हैं। इसके साथ याद रखिए कि ग्राम पंचायत में अगर जो
चुनाव होता है, अगर कोई मेंबर उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है यानी उस चुनाव में उठता है, तो उसके लिए चुनाव लड़ने की ग्राम पंचायत के तीनों चरणों में मिनिमम एज जो है 21 साल होती है। लेकिन एक खास याद रखिएगा, मतदाता बनने के लिए केवल आपको क्या चाहिए, 18 साल की आयु होनी चाहिए। यानी इसमें कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है। ठीक, इसके साथ साथ ग्राम सभा के बारे में देखो, ग्राम पंचायत की विधायिका होती है, यानी ग्राम पंचायत की जो होती है विधायिका, ये ग्राम सभा होती है। ठीक, अब इसमें खास बात याद रखिएगा कि जो भी ग्राम पंचायत आप पढ़ रहे हो तो इसमें बैठक का क्या प्रोविजन है। बैठक का याद रखिएगा कि मिनिमम 2 बैठक होनी आवश्यक है, लेकिन प्रावधान कितने का किया गया है, 4 बैठक। कब तक, ये पूरे साल की बात कर रहा हूं, पूरे ईयर की बात कर रहा हूं। याद रखिए ग्राम पंचायत में एक न्यायिक कार्य भी होता है। न्यायिक कार्य करता कौन है, वो उसको दिया गया है, किसको, ग्राम कचहरी को। यानी पहले ही मैं बता चुका हूं कि ग्राम कचहरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसका हेड जो होता है वो क्या होता है, सरपंच होता है। यानी कभी कभी आपको बहुत इसमें अंतर देखने को मिलेगा कि न्यायिक काम ग्राम कचहरी के द्वारा, उसका हेड जो है सरपंच है, लेकिन वहीं पे ग्राम पंचायत का जो कार्यकारी प्रधान है वो है मुखिया है। तो इन दोनों में अंतर करके आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, इसके साथ आप देखो कि एक ग्राम कचहरी के तहत जो इलेक्टेड हेड है वह सरपंच है, और उस सरपंच के कार्यों को जो है हेल्प करने का काम या सहायता करने का काम कौन करता है, वो होता है न्याय मित्र। ठीक, तो हर एक ग्राम कचहरी में एक एक न्याय मित्र का प्रोविजन किया गया है। साथ साथ इस ग्राम कचहरी क्या काम कर सकती है उसको याद रखिएगा, फौजदारी प्लस दीवानी के मामलों को क्या करती है, ये देखने का काम करती है। लेकिन क्या लगता है कि पूरा फौजदारी का काम देखने का काम करती है, नहीं, याद रखिए लिमिटेड लेवल पे देखने का काम करती है। ठीक, तो यहां तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वो है पंचायत समिति के बारे में। याद रखिए पंचायत समिति क्या है कि टोटल अगर जो बिहार में देखें तो पंचायत समितियां 534 के आसपास हैं, और ग्राम पंचायतों की बात करें तो लगभग 8000 के आसपास ग्राम पंचायत हैं। ठीक, तो याद रखिए इसमें 5000 आबादी पे एक सदस्य होगा। और एक बहुत खास चीज याद रखिएगा दोस्तों, चाहे तीनों स्तर पे, चाहे वो ग्राम सभा हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, उनमें सदस्यों का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा जनता के द्वारा। और बाकी जो उसमें अध्यक्ष होंगे या उपाध्यक्ष होंगे, यही जो सदस्य होंगे अपने में से क्या होंगे, उनको चुनाव करेंगे। सदस्य जो होंगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, वो माध्यम जो होगा वो इनडायरेक्ट माध्यम होगा या अप्रत्यक्ष माध्यम होगा। तो ये चीजें बहुत आसानी से याद रखिएगा कि जहां पे भी सदस्य का प्रोविजन किया गया है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, और जहां पे और जो मेंबर्स अपने बीच से सेलेक्ट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक, अब इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसाए जा सकते हैं, यहाँ से टेक्निकल बनाया जा सकता है, कौन कौन मेंबर होगा। याद रखिए इसमें जो मेंबर होंगे विधानसभा के विधायक होंगे, यानी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में या निर्वाचन क्षेत्र में जो विधायक होंगे वो इसके सदस्य होंगे, किसके, पंचायत समिति के। फिर लोकसभा उस क्षेत्र के जो सांसद होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। और क्या होता है, खास चीज याद रखिएगा कि जो इसमें पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं अपने में से ही क्या करते हैं, प्रमुख और उप प्रमुख चयन करते हैं। तो आपने नॉर्मल बोलचाल में सुना होगा कि प्रमुख साहब आ रहे हैं या उप प्रमुख साहब आ रहे हैं। तो ये प्रमुख उप प्रमुख क्या है, ये पंचायती समिति के जो एक तरीके से हेड, एक तरीके से बोला जाए तो उनको माना जा सकता है, यानी उनका कार्यान्वयन ऐसे ही होगा। याद रखिए बैठक इनकी 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित किया गया, यानी हर 2 माह में एक बार। तो साल भर में आप सोच करके देखो कितना हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखेंगे जिला परिषद के बारे में। याद रखिएगा जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 50,000 आबादी जो होगी, वहां पे एक जिला पार्षद की बात की गई, यानी वो पार्षद क्या होगा, वो मेंबर होगा। ठीक, और यही जो मेंबर्स होंगे अपने में से क्या करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और बैठक में मिनिमम एक जो है होगा, साल में एक बैठक कम से कम अनिवार्य है। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लीजिए कौन सी चीजें जो हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो आप अंतर कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं काम भर के बता देता हूँ, एलए का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर होंगे। कौन मेंबर होंगे, जो उस जिले के अंतर्गत
जिनका क्या होगा, या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत या उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो मेंबर्स ऑफ मतलब विधानसभा के जो मेंबर होंगे या विधान परिषद के मेंबर होंगे। इसी के क्रम में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, सभी पंचायत समिति के जो प्रमुख होंगे, ये इनके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, या यही व्यक्ति क्या होंगे, जिला परिषद में शामिल होंगे। लेकिन इनका प्रशासनिक जो अधिकारी होगा सभी लेवल पे अलग अलग होगा। कहीं पे आपने सुनोगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है, कहीं पे सुनोगे आप बीडीओ भी होता है, तो वो प्रशासनिक अमला है। पंचायती राज अलग है, प्रशासनिक अमला अलग है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करता है कि निर्वाचन का काम करता है, किसका, पंचायत लेवल पे यानी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस का काम करता है। और इसके जो निर्वाचन आयोग में जो मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं, जो उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, ये किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार में अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो जो होता है राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है, इसको जो है अपॉइंट करने का काम करता है। और इसका उल्लेख संविधान में किस पार्ट में दिया गया है, आर्टिकल 243 के, इसको याद रखिएगा। और याद रखिए कि इसको भी पावर एंड प्रिविलेजेस बिल्कुल जो है वैसी ही दी गई हैं कि जो सेंट्रल में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जो दिया गया है या जो उसने दिया है। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिए कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के तहत जो भी अध्यक्ष होते हैं या जो भी इसके और मेंबर्स होते हैं, इनको हटाने का प्रोविजन क्या है, बिल्कुल जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे, या सिंपली कह सकें कि उनका जो हटाने का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर इसमें भी लागू होता है। अब बात आती है कि राज्य निर्वाचन आयोग के तहत जो मेंबर या अध्यक्ष हैं उनका काम क्या है। याद रखिए, निर्वाचन जो मतदाता सूची तैयार कराना, ठीक है, उसका पर्यवेक्षण कराना और राज्य का क्षेत्र निर्धारित करना, पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करना, ये सभी जितने इलेक्शन से रिलेटेड काम छोटे बड़े होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आते हैं। इवन यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का काम ये भी है कि जो और भी तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब पंचायतों से रिलेटेड या लोकल बॉडीज से रिलेटेड, वो सभी काम किसके तहत आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपके पर्टिकुलर स्टेट के एमएलए, एमपी, ठीक है, या इस तरीके से जो जिनका इलेक्शन की बात होगी, वो क्या होगा, भारत निर्वाचन आयोग उसके लिए काम करेगा। ठीक, तो दोनों अंतर आप याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का जहां पे बात है वहां आप सिर्फ लोकल बॉडीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसके बाद से स्थानीय नगर निकाय, स्थानीय नगर निकाय की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, पूरे भारत की हम बात करेंगे। ठीक, अब इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत 3 पैरामीटर दिए गए, 3 स्ट्रक्चर, जैसा कि पंचायती राज सिस्टम में दिया गया वैसे ही इसके 3 स्ट्रक्चर दिए गए। पहला था नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। याद रखिए, निगम जो है अब जिस उस ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा होता है सबसे बड़ा, फिर परिषद होता है, फिर पंचायत होता है। अब उस क्रम में आप देखोगे कि लगभग पूरे बिहार में 12 नगर निगम की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ नगर परिषद 49 की गई है, नगर पंचायत 80 के आसपास नगर पंचायत का प्रोविजन किया गया है। और ये जो स्थानीय नगर निकाय जो बिहार के संबंध में बनाया गया, वो याद रखिएगा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001 के तहत इसको कार्यान्वित किया गया है। और नगर पालिका जो होती है वो वार्ड में विभाजित होती है। ठीक, जिस हिसाब से आप ग्राम सभा देखोगे, ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं में विभाजित होती है, उसी तरीके से वार्ड में विभाजित होती है। अब इसके बाद राजस्व के इसके स्रोत क्या है। आपने नॉर्मल अगर जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि कभी जल कर आ रहा है, ठीक है, मतलब वाटर टैक्स, हाउस टैक्स या इंटरटेनमेंट टैक्स, अलग अलग तरीके के टैक्स जो होती है कि लोकल बॉडीज लगाती है। क्या होता है, जिससे कि क्या होता है कि वहां पे लोकल गवर्नेंस का काम को सुचारू रूप से किया जाए। ठीक, इसके साथ साथ आप अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो पहला स्ट्रक्चर है नगर निगम का। नगर निगम में याद रखिए कि टोटल 12 नगर निगम है। अब 12 नगर निगम कौन कौन से हैं उसको आप देख सकते हो, पटना हो गया, गया हो गया, पूर्णिया हो गया, ऐसे ऐसे 12 जो है नगर निगम है। और उस 12 नगर निगम में सबसे लास्ट जो नगर निगम है वो कौन सा था, 12th वाला, वो था छपरा, लेटेस्ट में। और वार्ड की इसकी जो संख्या होगी मैक्सिमम 75 होगी और मिनिमम 67 होगी। ठीक, इसी क्रम में आगे वाला पार्ट। हाँ तो दोस्तों, अब इसी क्रम में आप देखोगे
कि यहाँ पे नगर निगम जो मैं बता रहा था, तो नगर निगम में याद रखिए कि एक अस्थायी समिति है और इसका जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है, ठीक, या उसी को इंग्लिश में मेयर कहते हैं, ठीक है। और पटना नगर निगम का जो स्थापना हुआ था वो 15 अगस्त 1952 को हुआ था, यानी भारत की आजादी जब मिली थी उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पे पटना नगर निगम का जो है तरीके से स्थापना हुई थी। इसके बाद दूसरा जो है नगर परिषद की बात करेंगे। नगर परिषद में क्या है, अस्थायी समिति ये भी है और इसमें लगभग 49 नगर समितियां अभी तक हैं। और याद रखिए कि इसमें नगर सभापति, नगर कार्यपालक अधिकारी मिलकर के इस परिषद का गठन करते हैं, ठीक। इसके साथ नगर पंचायत की बात करेंगे दोस्तों। नगर पंचायत भी अस्थायी है और इसके गठन में मुख्यतः 3 प्राधिकारी हैं। वो कौन सा, नगर सभापति, उप सभापति और 5 पार्षद जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, नगर पंचायत बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका मेन काम क्या है। जो भी है नगरीय पंचायत आप देख रहे हो तो, या जो है अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात देखें तो इसका मेन वर्क क्या है, सड़कों को सही कराना, प्रकाश की व्यवस्था करना, जल प्रबंधन, उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था करना, शहरों में आवास की व्यवस्था करना, सैनिटेशन की व्यवस्था करना, ये सभी जितने भी एक मूलभूत आवश्यक जो चीजें होती हैं जो एक सामान्य जनमानस को जरूरी है एक शहरी लेवल पे, वो सभी चीजों का प्रबंधन कराना किसका काम है, ये जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का काम है। या उसी के माध्यम से जो गवर्नेंस होता है तो एक बेहतर गवर्नेंस के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद से आप देखोगे कि प्रमुख आयोगों के बारे में बताना चाहूंगा। याद रखिएगा कि लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आयोग के रूप में बनाई गई हैं, वैसा इस स्टेट में भी दिखने को मिलेगा, मतलब बिहार में भी। तो उसके संदर्भ में मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बताना चाहेंगे। पहला क्या, बिहार मानवाधिकार आयोग। बिहार मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन जो हुआ वो 25 जून 2008 को हुआ था। अब इसका काम क्या है मानवाधिकार आयोग का, याद रखिए ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है कि ये कोई भी अगर जो मानवीय जो अधिकार हैं उनका अगर वायलेशन होता है तो ये आयोग क्या करेगी, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। अगर ये कृत्य राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो, उसमें कोई गड़बड़ी की गई या उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किया गया हो तो राज्य सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। या एक सामान्य नागरिक के द्वारा कुछ किसी का मानवीय मूल्यों का हनन हुआ हो तो उसकी भी जो है इसी की जो जांच का काम या उसको जो है मुख्य धारा में लाने का काम, मुख्य कटघरे में लाने का काम ये कौन करता है, मानवाधिकार आयोग करता है। लेकिन याद रखिएगा इसको जो है सजा देने का अधिकार नहीं है। सजा देने का अधिकार इस एक ट्रायल के माध्यम से जो होता है वो गवर्नमेंट या जुडिशरी ही निर्धारित करती है। इसके साथ साथ आप बीपीएससी भी एक प्रमुख आयोगों में से है। याद रखिएगा कि आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है कि सृजित होंगी। अब इसके गठन के स्वरूप आप बीपीएससी के बारे में देखो क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग भी जो है उसका गठन 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। अब इसका कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो कोई भी स्टेट हो उसमें अगर जो उसके अध्यक्ष या मेंबर जो नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा, वो नियुक्त भी किसके द्वारा होंगे, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होंगे। अगर स्टेट है सेंट्रल होगा तो वहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे, ठीक। तो इनका जो कार्यकाल होगा 6 साल का होगा और मैक्सिमम जो होगा 62 साल तक ये काम कर सकते हैं, ठीक। उसके साथ राज्य सूचना आयोग मतलब 62 साल की उम्र तक, ठीक, 62 साल काम नहीं। इसका राज्य सूचना आयोग के बारे में देखिए। राज्य सूचना आयोग ये 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था, ये एक्ट करके प्रावधान किया गया था और ये पूरे देश में लागू है लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। हालांकि अब ये यूटी बन चुका है तो यहाँ पे भी ये चीजें अब लागू होंगी, ठीक। इसके साथ बिहार में देखोगे कि 22 अगस्त 2005 को ये लागू किया गया, पूरे देश में 12 अक्टूबर को। ओके, इस डेटा को थोड़ा आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि एक्ट तो तभी बना। उसके साथ आप देखोगे कि सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिलकर के क्या बनाते हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर इनका गठन करते हैं। इसके साथ इसका 5 साल का टेन्योर है और 65 साल की एज तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। इसका मुख्यालय जो है पटना में है। अब मेन बात आती है कि राज्य सूचना आयोग का काम क्या है। याद रखिए दोस्तों, सूचना आयोग का मेन काम ये होता है कि जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी
नागरिक सेवाओं के लिए क्या करता है कि अपनी जानकारी ले सकता है कि अब वो चाहे उसके सामान्य सर्विसेज की बात हो, ठीक है, सामान्य सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी प्राधिकारी से लिया सकता है, इवन गवर्नमेंट से भी लिया सकता है, और साथ ही साथ जो प्रमुख संवैधानिक जो आयोग है उनके द्वारा भी लिया सकता है। लेकिन याद रखिए कुछ मामलों में इसमें क्या किया गया है कि उसको रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ऐसी चीजों जिससे कि संघीय ढांचे पर प्रहार हो सके तो उस चीजों पे आप आरटीआई का जो है वो चीजें नहीं मांग सकते, इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो, मिलिट्री से नहीं मांग सकते हो, यानी जितनी भी सैन्य सेनाएं हैं इनसे नहीं मांग सकते हो। बाकी कुछ एक्सेप्शंस के साथ लगभग सभी चीजें, कोई इंफॉर्मेशन आपसे सामान्य इंफॉर्मेशन होती है जो एक नागरिक जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है आप राज्य सूचना आयोग से मांग सकते हो, ताकि सही तरीके से सरकार के कार्यों का निगरानी हो सके, जनता को भी पता चल सके कि सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है। ओवरऑल दोस्तों ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहतर समझने का आपने प्रयास किया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, उसका जवाब सही समय पर निस्तारित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।